जब होमोसेपियंस पहली बार निएंडरथल्स की टेरिटरी में गए थे तब निएंडरथल्स ने हमें बीट कर दिया था एंड इवेंचुअली वी रिट्रीटेड फ्रॉम देयर होमलैंड। लेकिन कुछ 70,000 ईयर्स पहले हम एक बार फिर उनकी टेरिटरी में गए और इस बार हमने उन्हें और बाकी सारी स्पीशीज को सिर्फ उनके होमलैंड से नहीं बल्कि पूरी अर्थ से इरेडिकेट कर दिया। लेकिन कैसे? हाय गाइस, आई एम इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम होमोसेपियंस मतलब हमारी एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसने हमें वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्पीशीज बना दिया और शायद सबसे डेडली भी। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीशीज हुआ करती थी जैसे निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो सोलेंसिस, तब होमोसेपियंस यानी कि हम भी उनमें से ही एक थे। एंड इवन दो इन सब स्पीशीज में कुछ फिजिकल डिफरेंसेस थे, मोर और लेस दे ऑल वर अलाइक। वही लार्ज ब्रेन, टूल मेकिंग एबिलिटी और टू लिम्स पे वॉक करना। दिस मीन्स दैट बैक इन दोस डेज हम में और बाकी ह्यूमन स्पीशीज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन 70,000 ईयर्स पहले होमोसेपियंस के ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे जिन्होंने हमें सिर्फ बाकी की ह्यूमन स्पीशीज ही नहीं बल्कि अर्थ की पूरी एनिमल किंगडम से अलग बना दिया। कहा जाता है कि हमारी जीन्स में कुछ ऑल्टरेशंस या फिर म्यूटेशंस आ गई थी और इसीलिए सेपियंस की ब्रेन वायरिंग चेंज होने लगी। इस चेंज ने हमारे मेंटल प्रोसेसेस यानी कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे थिंकिंग, मेमोरी, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को इतना ड्रामेटिकली इंप्रूव कर दिया कि इस एरा को हिस्ट्री में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। लेकिन इन सारे फीचर्स में अगर कुछ सबसे ड्रास्टिकली ऑल्टर हुआ था तो वो थी हमारी कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज। हर एनिमल, इंसेक्ट या बर्ड कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करता है एंड मोस्ट ऑफ देयर इंटरैक्शंस इंक्लूड इन्फॉर्मिंग ईच अदर अबाउट द वेयरअबाउट्स ऑफ फूड और वार्निंग अबाउट एन एनिमी। जैसे कुछ जूलॉजिस्ट ने ग्रीन मंकीज की एक कॉल को आइडेंटिफाई किया विच मेंट केयरफुल एन ईगल और उससे थोड़ी सी डिफरेंट कॉल का मतलब था केयरफुल अ लायन। जैसे ही मंकीज को ये कॉल सुनाई देती है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर फर्स्ट कॉल है दैट इज इफ एन ईगल इज अराउंड तो वो ग्राउंड पे आ जाएंगे और अगर सेकंड कॉल है मतलब उनके एरिया में कोई लायन है एंड सो दे क्विकली क्लाइंब अप अ ट्री। ऐसी ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज बाकी की एनिमल किंगडम और ह्यूमन स्पीशीज भी यूज करती थी, लेकिन सेपियंस की जीन म्यूटेशन ने उनकी लैंग्वेज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट आवर लैंग्वेज? इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। हम सिर्फ कुछ साउंड्स और सिंबल से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने लगे, ईच विद अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे आज इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 लेटर्स हैं, लेकिन उन 26 लेटर से हम कुछ मिलियंस ऑफ वर्ड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन मिलियंस ऑफ वर्ड्स से बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी वजह से सेपियंस वर एबल टू अब्सॉर्ब, स्टोर एंड शेयर मच मोर इन्फॉर्मेशन देन एनी अदर एनिमल। जहां एक मंकी अपनी कम्युनिटी को सिर्फ ये सिग्नल कर सकता था दैट केयरफुल अ लायन इज अराउंड, वहीं सेपियंस एक पूरा सीन नरेट कर सकते थे। उन्होंने लायन कहाँ देखा, रिवर के पास या जंगल के अंदर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो ओल्ड और वीक था या फिर वाइल्ड और डेंजरस था, कौन से रूट्स उन्हें अवॉइड करने चाहिए, ये सब होमोसेपियंस डिस्क्राइब कर सकते थे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सेपियंस सिर्फ फूड या प्रेडेटर्स की बात नहीं करते थे बल्कि एक सेपियंस दूसरे सेपियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता था। मतलब अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं तो वो गॉसिप करते थे। आज शायद गॉसिप करने को एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, लेकिन उस टाइम गॉसिप was necessary for human survival। कैसे? हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि ह्यूमंस अपने और अपने ऑफस्प्रिंग्स के सर्वाइवल के लिए कम्युनिटीज में रहते थे जहां वो सब साथ मिलकर हंट, गैदर और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। और यही रीजन है कि ह्यूमंस के लिए अपनी ट्राइब मेंबर्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। द मोर सेपियंस गॉसिप्ड, द मोर दे शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज ट्रस्टवर्दी एंड हु इज नॉट। स्लोली सेपियंस स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग इन लार्ज नंबर्स और उनका कम्युनिटी साइज इंक्रीज करने लगा। जहां बाकी ह्यूमन स्पीशीज जैसे निएंडरथल्स की कम्युनिटी में 50 मेंबर्स भी नहीं होते थे, वहीं गॉसिप अलाउड सेपियंस टू हैव अराउंड 150 मेंबर्स इन देयर ट्राइब्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग सेपियंस मैक्सिमम सिर्फ 150 इंडिविजुअल्स के बारे में ही गॉसिप कर सकते थे एंड दैट इज व्हाई देयर कम्युनिटी साइज कुड नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड 150 मेंबर्स।
अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि while we could beat most of the other human species जैसे होमो इरेक्टस और सोलेंसिस by outnumbering them, हम निएंडरथल्स को बीट नहीं कर सकते थे क्योंकि निएंडरथल सेपियंस से काफी बल्कि, मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग थे एंड दैट इज व्हाई इवन इफ 150 सेपियंस 50 निएंडरथल्स के साथ फाइट करें तब भी देयर इज अ हाई चांस दैट निएंडरथल्स वुड डिफीट अस। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हमने निएंडरथल्स को इरेडिकेट कैसे किया? वेल, दिस इज वेयर द बिगेस्ट फीचर ऑफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कम्स इन। फिक्शन। होमो सेपियंस डेवलप्ड द एबिलिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स जो रियलिटी में नहीं बल्कि सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं। लुक एट दिस पिक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? दैट्स अ लैंड। हियर्स अनदर पिक्चर। व्हाट्स दिस? वेल, नाउ यू विल टेल मी दिस इज इंडिया। सिमिलरली ये अमेरिका है, ये चाइना है और ये रशिया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन किसी और स्पीशीज या एनिमल से पूछा जाता तो क्या उनका आंसर भी यही होता? वेल, नो। उनके लिए ये भी एक लैंड है और ये सब भी सिर्फ एक लैंड है। This brings me to the point that ever since cognitive revolution, sapiens एक dual reality में रहने लगे। एक थी objective reality जैसे land, river, tree, humans और दूसरी तरफ थी imagined reality जैसे इन humans के beliefs, identities, religion और nationalities जो physically नहीं बल्कि सिर्फ हमारी imaginations में ही exist करती थी। इन्हीं common beliefs की वजह से sapiens large numbers में एक दूसरे को trust करने लगे। For example, दो ऐसे Indians जो पहले कभी नहीं मिले can risk their lives to protect each other from an enemy just because वो दोनों इस nationality से attached है। इसी तरह आज पूरा वर्ल्ड किसी ना किसी common belief से जुड़ा हुआ है and that is why today around 8 billion sapiens are living in this world. And mind you, not only were we growing in numbers, we were also growing in our brain power. Cognitive revolution के बाद से Homo sapiens बहुत fast adapt और innovate करने लगे। हमारी ये pace इतनी fast थी that no other human species was able to outrun us. For instance, Homo erectus एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज थी जो अर्थ पे अराउंड 2 मिलियन ईयर्स तक रही, लेकिन अपने इतने बड़े लाइफ स्पैन में उन्होंने बस एक ही वेपन यूज किया एंड दैट वाज अ स्टोन। ऑन दी अदर हैंड, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद ही होमो सेपियंस ने बहुत सारे डिफरेंट टूल्स इन्वेंट करने स्टार्ट कर दिए थे जैसे बोज एंड एरोज, ऑयल लैंप्स, नीडल्स फॉर सुइंग वार्म क्लोथ्स एक्सेट्रा। इसी वजह से जब होमो सेपियंस दूसरी बार निएंडरथल्स की टेरिटरी में गए तो नॉट ओनली वर दे 10 टाइम्स मोर इन पॉपुलेशन बट वर ऑल्सो मच मोर टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड और इस बार देयर वाज नो वे निएंडरथल्स कुड बीट अस। इसी तरह होमो सेपियंस ने धीरे धीरे वर्ल्ड की सारी ह्यूमन स्पीशीज को इरेडिकेट कर दिया एंड इट बिकेम द ओनली ह्यूमन ऑफ द अर्थ। लेकिन सेपियंस डिड नॉट स्टॉप हियर। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें पावर तो दी लेकिन शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गए। इन सारी ह्यूमन स्पीशीज की टेरिटरीज को कॉन्कर करने के बाद सेपियंस एक नई जगह गए, एक ऐसी जगह जहां इससे पहले कोई ह्यूमन स्पीशीज नहीं गई थी और वहां से शुरू हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड। सेपियंस के कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से पहले सारी ह्यूमन स्पीशीज मेजरली सिर्फ एफ्रो एशियन लैंडमास पे ही रहती थी। हाँ, हमने कुछ नियर बाय आइलैंड्स तो कॉलोनाइज कर लिए थे बाय स्विमिंग थ्रू शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑफ वाटर, लेकिन वर्ल्ड के कुछ मेजर पार्ट्स अब भी अनटच्ड थे जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दिस वाज बिकॉज रीचिंग दीज प्लेसेस रिक्वायर्ड ह्यूमंस टू क्रॉस अ नंबर ऑफ सी चैनल्स, सम ऑफ विच वर मोर देन 100 किलोमीटर्स वाइड और इतना डिस्टेंस कोई भी ह्यूमन स्विमिंग से कवर नहीं कर सकता। लेकिन सेपियंस के कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही उनकी ब्रेन पावर इंप्रूव होने लगी, उन्होंने ओशन गोइंग वेसल्स जैसे डेवलप करनी स्टार्ट कर दी और 45,000 ईयर्स पहले सेपियंस सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। Back then, Australia was a land of strange and massive animals जो एशिया और अफ्रीका के एनिमल्स से बहुत अलग थे जैसे a 200 किलोग्राम kangaroo, humongous koalas, flightless birds which were twice the size of an ostrich, dragon-like lizards, giant diprotodon and 5 मीटर लॉन्ग snakes और सिर्फ कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स वर मार्सुपियल्स। दैट इज वो एनिमल्स जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को अपनी बॉडी के एब्डोमिनल पाउचेस में कैरी करते थे। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाज अ यूनिवर्स ऑफ मेगा मार्सुपियल एनिमल्स। लेकिन जैसे ही सेपियंस यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ये सारे एनिमल्स धीरे धीरे वैनिश होने लगे एंड विद इन अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स ऑस्ट्रेलिया की 24 जाइंट एनिमल species में से 23 became extinct, which makes us ask, was this the act of Homo sapiens? Well, most probably
इट वॉज। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की इस मैसिव एक्सटिंक्शन का रीजन होमो सेपियंस नहीं बल्कि एक सडन क्लाइमेट चेंज था। लेकिन देयर आर 3 पीसेस ऑफ एविडेंस जो ये क्लियरली डिपिक्ट करते हैं कि कल्प्रिट्स हम ही थे। एविडेंस नंबर 1, इवन दो 45,000 years ago वर्ल्ड के क्लाइमेट में एक चेंज आया था, लेकिन दिस wasn't the first time it happened, क्योंकि क्लाइमेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। इनफैक्ट during the last million years, our planet Earth has seen an ice age every 100,000 years. And interestingly, ऑस्ट्रेलिया का एक एनिमल डाइप्रोटोडॉन कुछ 1.5 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पर रहा और इन मिलियन ईयर्स में उसने ऐसी एटलीस्ट 10 आइस एजेस देखी। बट देन हाउ कम ऑल ऑफ अ सडन ये एनिमल प्रिसाइजली उसी टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट हुआ जब होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलिया आए। एविडेंस नंबर 2, वर्ल्ड की हिस्ट्री में जब भी क्लाइमेट चेंज ने मास एक्सटिंक्शंस कॉज करी हैं, तब उसका जितना इम्पैक्ट लैंड क्रीचर्स पर आया है उतना ही सी एनिमल्स पर भी आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस एक्सटिंक्शन वेव में अ मेजर डिस्ट्रक्शन वाज बोर्न बाय द लैंड क्रीचर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द सी एनिमल्स वर प्रिजर्व्ड। इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि होमो सेपियंस प्राइमरीली एक लैंड एनिमल थे और शायद इसीलिए सिर्फ लैंड क्रीचर्स ही एक्सटिंक्ट हुए। और हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एविडेंस नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के बाद सेपियंस जिस भी नई जगह सेटल हुए उन सारी प्लेसेस ने एग्जैक्टली वैसे ही एक्सटिंक्शन वेव विटनेस की जो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। फॉर एग्जाम्पल 45,000 ईयर्स पहले वर्ल्ड में जब एक क्लाइमेट चेंज आया था तब न्यूजीलैंड की सारी एनिमल स्पीशीज ने उसे बहुत स्मूथली बियर कर लिया था। लेकिन 800 ईयर्स पहले व्हेन सेपियंस लैंडेड इन न्यूजीलैंड तो अगले कुछ ही सेंचुरीज में वहां की सारी लोकल एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। और एग्जैक्टली ऐसा ही अमेरिका में भी हुआ। 14,000 ईयर्स पहले अमेरिका एक बहुत ही एनिमल रिच कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बट विद इन 2,000 ईयर्स ऑफ द सेपियंस अराइवल नॉर्थ अमेरिका लॉस्ट 34 आउट ऑफ 47 स्पीशीज एंड साउथ अमेरिका लॉस्ट 50 आउट ऑफ 60। अगर ये इवेंट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता तो हम शायद इसे एक कोइंसिडेंस मान लेते, लेकिन ये सारे एविडेंसेस ये डिपिक्ट करते हैं कि होमो सेपियंस किसी सीरियल किलर से कम नहीं थे। लेकिन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुड बी कि सेपियंस जैसे मार्जिनल क्रीचर्स ने इतने मैसिव एनिमल्स को वाइप आउट किया कैसे? वेल, इसकी भी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी एनिमल्स थे उनके बर्थ बहुत लॉन्ग इंटरवल्स में होते थे, विच मींस एनिमल्स लाइक डाइप्रोटोडॉन यूज्ड टू रिमेन प्रेग्नेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोर सो पर प्रेगनेंसी सिर्फ कुछ ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो पाते थे और 2 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज के बीच में बहुत लॉन्ग ब्रेक होता था। इसीलिए इवन इफ सेपियंस 3-4 मंथ्स में सिर्फ एक ही डाइप्रोटोडॉन हंट करें तब भी उनकी नंबर ऑफ डेथ्स वुड outnumber their births, और इसी तरह in a few thousand years this entire species could go extinct. A second explanation says कि क्योंकि humans हमेशा सिर्फ Afro-Asian landmass पर ही रहे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स ने इससे पहले एक 2-legged ह्यूमन नहीं देखा था और जब उन्होंने हमें फाइनली देखा तो हम उन्हें ज्यादा डेंजरस नहीं लगे, क्योंकि ना हमारे लॉन्ग और शार्प टीथ थे और ना ही कोई मस्कुलर या मैसिव बॉडी। दिस इज व्हाई द जायंट एनिमल स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ अ होमो सेपियंस, और जब तक उन्हें हमारी एबिलिटीज के बारे में पता चला तब तक इट वॉज टू लेट। और हमारी थर्ड एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि बाय द टाइम सेपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तब तक उन्होंने फायर को मास्टर कर लिया था, जिससे वो एक डेंस फॉरेस्ट को बर्न करके वहां एक ओपन ग्रासलैंड क्रिएट करते थे ताकि उनके लिए एनिमल्स को हंट करना इजी हो जाए। इसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये था कि 45,000 ईयर्स पहले यूकेलिप्टस एक ऐसे टाइप का ट्री था विच वॉज एक्सट्रीमली रेयर इन ऑस्ट्रेलिया, बट इस ट्री का एक यूनिक फीचर ये था दैट इट वॉज रेजिस्टेंट टू फायर। इसी वजह से जब सेपियंस ने ऑस्ट्रेलिया की बाकी वेजिटेशन को फायर से डिस्ट्रॉय किया तब दिस वाज वन ऑफ द ओनली ट्रीज which remained safe, और यही रीजन है कि आज ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री which has the world's largest number of eucalyptus trees. Interestingly, ऑस्ट्रेलिया के एक एनिमल कोआला का मेन सोर्स ऑफ फूड यही यूकेलिप्टस ट्रीज थे, and this is why while a large proportion of animals went extinct, koalas not just survived but in fact thrived. आज अगर हम इन सारी ह्यूमन और एनिमल स्पीशीज की एक्सटिंक्शन को कंबाइन कर दें, then that would make for the biggest ecological disasters in the history of this world, all executed by Homo sapiens alone, making them the deadliest species to have ever walked the planet Earth. That's it for today. For this 2-part series, I refer to the book Sapiens by Yuval Noah Harari. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.